नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम आपको एक टूल किट के बारे में बताएंगे। देश को शांति से आगे बढ़ाने के लिए इस टूल किट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि छोटी सी बात पर हिंसा शुरू हो जाती है। हिंसा का एक खास पैटर्न होता है। तेजी से कम समय के लिए हिंसा होती है, लेकिन तनाव लंबे समय तक रहता है। और इस हिंसा में पत्थर बहुत प्रमुख हथियार बनकर उभरा है। यह पत्थरवादी हिंसा का जो पैटर्न है, देश की जांच एजेंसियों को बहुत परेशान कर रहा है। वो इसकी जांच में लगी हैं। जांच एजेंसियों को लगता है कि हमारे देश को अशांत और अस्थिर करने के लिए बहुत सुनियोजित ढंग से एक तय प्लान के अनुसार काम चल रहा है। राजस्थान में हाल के दिनों में हुई हिंसा को आधार बनाकर इस आशंका को समझने की आइए कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में एक राष्ट्रपति था, नाम ज़ियाउल हक। इसने भारत के खिलाफ बेहद संगीन साजिश रची थी। उसका नाम था ऑपरेशन टोपाज। इसका मकसद था भारत को आतंकी हमलों के जरिए सैकड़ों घाव देने की योजना, जिसके सबूत आज भी भारत में दिखते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के टोपाज का चेहरा बदल गया है। अब इसकी जगह ऐसी हिंसा ने ले ली है जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन घाव गंभीर करती है। इस लो इंटेंसिटी वायलेंस का मास्टरमाइंड पीएफआई को माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा को देखिए। करौली में धार्मिक जुलूस निकालने के बाद हिंसा, जोधपुर में झंडा विवाद पर हिंसा, भीलवाड़ा में युवकों पर हमले के बाद तनाव। इन सब में हिंसा का पैटर्न एक जैसा है। हल्की सी बात पर विवाद और फिर पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा। बिल्कुल 100% पीएफआई के साथ में इसके तार जुड़े हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, करौली में भी हम सब ने देखा था कि किस सुनियोजित तरीके से पत्थर छतों पर रखे गए थे, और यहाँ भी जिस तरह से ऐसे पत्थर के जिससे चोट लगेगी तो निश्चित रूप से जो है इतने तीखे पत्थर के उससे जो है घाव होना लाजमी है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि पूरे देश में धार्मिक मुद्दे पर हिंसा का अलर्ट है। मतलब अंदर ही अंदर कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जिसकी जानकारी देश की जांच एजेंसियों को भी है और वो सतर्क भी है। लेकिन देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो जाती है और फिर दंगे शुरू हो जाते हैं। यहाँ राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जो बुलडोजर के नीचे आने लायक आने लायक वो लोग हैं जो एक तरह से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार की हिंसा फैलाने के लिए ट्रेनिंग लेकर के इस प्रकार का उपद्रव करते हैं। करौली ने अपने आप को स्पष्ट कर दिया, और कल जो जोधपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है, उसमें भी वही मामला है। ये ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोस्ट पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए दंगे के कुछ चश्मदीदों को भी सुनिए। सबकी बातों में आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक लाठी, डंडे, तलवार, पेट्रोल से भरी बोतलों वाली भीड़ आती है, हिंसा करते हैं और गायब हो जाते हैं। वहाँ से कम 100 से 150 आदमी आए थे। हाथ में एक तो कहीं तेजाब, तलवार और बाटे पत्थर, और हम करीब 5-7 जने थे यहाँ पे, और उन्होंने ईंटों की बरसात कर दी और तेजाब की। इस इलाके में पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, और सिलावटे के मोहल्ले में जो हुआ है वो हम उसको विरोध दर्ज कराते हैं। और ये जो है, ये सिलावटों के मोहल्ले के बंदे नहीं थे, ये बाहर के आए हुए जो है बुलाए हुए। करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां, बोतलें और पत्थर और लेके
चिल्ला रहे थे, जोर जोर से गालियां बोल रहे थे, गाड़ियों पे वार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उसी दौरान एक पत्थर मेरा सिर में भी लगा। पहले तो कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। भाईचारा रहा है। हाँ, भाईचारा रहा है। अभी तक तो हमने देखा नहीं ऐसा कभी। बड़ा शांति थी यहाँ पर, पहली बार इतना जबरदस्त हुआ है और सोची समझी साची से। कम से कम 100-150 लोग एक साथ में आए थे और सबके पास हथियार थे। और ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये पूरा व्यवसायी एरिया ही है। हो सकता है लूट भी हो सकती है, जान और माल दोनों का डर था। लेकिन जब जांच शुरू होती है तो कुछ घंटे की प्रभावी हिंसा में गुरुवार शाम 5 बजे तक 19 FIR दर्ज होती हैं और 211 लोग अरेस्ट होते हैं। मतलब जब ऊपर से हिंसा मामूली लगती है तो अंदर उसके तार उलझे हुए होते हैं। बीजेपी का दावा है कि PFI ने त्योहारों से पहले चिट्ठी लिखकर कहा था कि हिंसा हो सकती है। इस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि PFI के पास ऐसा कौन सा खुफिया तंत्र है जो उन्हें इस हिंसा की तैयारी की जानकारी दे रहा है। भीलवाड़ा, करौली में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं और बहुत गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के पीछे जो तौर तरीके थे, जिस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी था, उससे यह स्पष्ट होता है कि एक सुनियोजित तरीके से इन सांप्रदायिक घटनाओं को कारित कराया गया था और सोची समझी रणनीति के तहत यह अपराध घटित हुआ है। इसके पहले भी बेंगलुरु में, दिल्ली के दंगों में, जयपुर के दंगों में PFI का नाम आया था, उनकी फंडिंग का नाम आया था और वर्तमान में भी PFI की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। करौली ठंडा हुआ तो जोधपुर और जोधपुर शांत हुआ तो भीलवाड़ा, और सब में हिंसा का स्वरूप लगभग एक जैसा। धार्मिक आयोजन या मामूली सी बात पर हिंसा। ऐसे में देश को हल्की हिंसा से बड़ा नुकसान पहुंचाने की टूल किट की जांच होनी चाहिए और सच देश के सामने आना चाहिए। श्वेता सिंह के साथ देवांकुर, जोधपुर, आज तक। कल रात राजस्थान का भीलवाड़ा अचानक से संवेदनशील हो गया। शहर के चौराहों पर धार्मिक स्थल के पास 2 युवकों पर हमला हुआ। उनकी मोटरसाइकिल जला दी गई और देखते ही देखते शहर में अफवाहें फैलने लगी, तनाव बढ़ने लगा। करौली, जोधपुर के बाद भीलवाड़ा हिंसा के कगार पर पहुंच चुका था। प्रशासन ने किसी तरह स्थिति संभाली, टूल किट के लक्षण भीलवाड़ा में भी देखिए। जो लोग चाहते हैं कि अशांति करें, उनको मगर इस तरह से भीड़ करोगे या बदमाशी करोगे, फिर हम 2 मिनट का इलाज करेंगे। रुको मैडम आ रही है। शहर के एक चौराहे में अचानक 2 युवकों पर हमला होता है। हमला करने वाले भाग जाते हैं और शहर की शांति को ग्रहण लग जाता है। फिर हमें काम करना है, दोनों में काम कर लो। हम यहाँ से बैठे, हमसे अगर कोई भी काम अगर बिगड़ जाए यहाँ से, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कार्रवाई कर लो, टाइम दे दो, 12 घंटा दे दो। हम 12 घंटा 24 घंटा। घायल लड़कों के परिवार वाले सड़क पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगती है और लोग आक्रामक होने लगे। जबकि वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार घायलों के साथ है, वही उन्हें अस्पताल ले गई, फिर भी ये लोग गुस्से में। सांगानेरी गेट थाना स्टेशन के क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें रिपोर्टेडली 2 ऐसे लोग थे जो बैठ करके अपना खाना वगैरह खा रहे थे और उन पर अटैक हुआ। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ नकाबपोश लोग आए थे। तो इसकी तफ्तीश जारी है। जो ज़िले में अलग अलग जगह CCTV कैमरास लगे हैं, उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। जो 2 लोग थे उनमें से एक को बहुत ही माइनर चोट आई है और उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनके कोई अंदरूनी चोट नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको सिर पर माइनर चोटें आई हैं, उनको स्टेबल है कम्प्लीटली पूरी तरह से और केवल ड्रिप पर रखा गया है और डॉक्टर्स मुस्तैद हैं। क्लूज CCTV फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नज़दीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे।
हिंसा की घटना होती है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं, अफवाहें फैलती हैं और फिर माहौल हिंसा की ओर बढ़ने लगता है। अगर पुलिस प्रशासन हल्की सी चूक कर दे तो भीड़ को हिंसक होने में देर नहीं लगती। यही वो टूल किट है जिससे देश को बहुत खतरा है। रात को मजार के करीब हुई इस वारदात में हमले के बाद पीड़ितों की गाड़ी को आग भी लगा दी गई। दिन के उजाले में ये तस्वीरें भी माहौल को बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। शहर में फ्लैग मार्च चल रहा है, लेकिन राजनेताओं को इस संगीन स्थिति में भी राजनीति ही नजर आती है। ये बिल्कुल एक वो टेक्स्ट बुक केस है, कैसे भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाती है, ध्रुवीकरण करती है और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उन राज्यों में खराब करने की कोशिश करती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और कानून को का पालन करना ये हर राज्य की जिम्मेदारी होती है। उम्मीद करेंगे कि राजस्थान में इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसको विफल करेंगे और स्थिति को नियंत्रण में लाएंगे। पर ये टेक्स्ट बुक केस है, जब जब चुनाव सामने आते हैं ये लोग दंगा भड़काते हैं, इस तरीके की ध्रुवीकरण करते हैं और सत्ता बनाने का काम करते हैं और कोशिश पूरी इसी डायरेक्शन में लगी रहती है इनकी। देखिए, राजस्थान की सरकार कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरह फेल हो गई है। कांग्रेस का एजेंडा है कि किसी तरह तनाव पैदा करो और तनाव के नाम पर राजनीति करो। ये कांग्रेस की पुरानी साजिश रही है। जब कांग्रेस हुकूमत में रहती थी तो देश के जितने बड़े दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के राज में हुए, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, मेरठ का हो, मलियाना का हो, मतलब वो लंबी फहरिस्त है। आज जब पूरे मुल्क में अमन अमान है तो जहां कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस और दंगा अलग अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां दंगा जरूर उनके राज में होता है। राजनेता अपनी रणनीति में लगे हैं और देश के दुश्मन अपनी टूल किट में। ऐसे में आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली टूल किट की पहचान बहुत जरूरी है। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक। राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले हिंसा हुई थी। बहुत मामूली सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। कम समय में हल्की लेकिन तेज हिंसा हुई, माहौल खराब हो गया। अगली सुबह ईद थी, फिर हिंसा हुई, यहां भी अफवाहें फैली और आसपास की चीजों को हथियार बनाकर हमला किया गया। हमारी टीम अभी भी जोधपुर में ही मौजूद है। हमने इस टूल किट वाली हिंसा को समझने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। आप सब लोगों ने देखा है 300-400 पुराने मंदिरों को ढहा दिया गया है। पूरे राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंसा हो रही है। आज मैं अलवर की जनता से कहना चाहता हूं कि यहीं से वो संकल्प लेकर और आने वाले समय पर जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार आप सब लोग कहते हो, मैं तो इसको कांग्रेस सरकार नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो इसको मुगलिया सरकार कहना चाहूंगा। ये मुगलिया सरकार है। इस मुगलिया सरकार के तख्ते को हम सबको मिलकर पलटना होगा। राजस्थान के हर जिले में बीजेपी के प्रदर्शन को विरोधी आपदा में अवसर कह रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक नेता मांग कर रहे हैं कि जोधपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी बुलडोजर चले। ये तो कहते हैं छुटपुट घटना हुई है, तो आप बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हो। इससे भी बड़ी घटना आप चाहते हो। ये छुटपुट नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है और इससे लोगों का इनका मनोबल बढ़ रहा है। आप यदि करौली की होते ही रोकते तो आपके सामने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों उदाहरण है। जैसे ही छोटा सा उन्होंने किसी ने असामाजिक तत्व ने ऐसी घटना की, तुरंत जाकर के उसको प्रत्युत्तर दिया। तो राजस्थान सरकार भी ऐसा करे, मतलब बुलडोजर चला दिया। बिल्कुल बुलडोजर चलाओ, चाहे महा बुलडोजर चलाओ, सत्ता अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करे और ऐसे असामाजिक तत्वों को बताएं कि यहाँ शासन है, कुशासन नहीं होने देंगे। अभी शासन कुशासन में बदल गया है। शहर के विवाद वाले जालौरी चौराहे में पुलिस है और कर्फ्यू जारी है। जोधपुर हिंसा के बाद पुलिस ने 19 FIR दर्ज की और 4 बजे तक 211 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन इस सब के बीच जोधपुर की गलियों में लोगों का क्या सोचना है और वो जो आरोपों के घेरे में है वो क्या सोचते हैं, इसकी जांच भी की गई है। कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है और इसीलिए हर पक्ष को समझ लेना जरूरी होता है। जहां पर इस समय मैं खड़ी हूं,
ये वो जगह है जहां पर चंद रोज पहले जब दंगे के हालात थे तो पांव रखने की जगह नहीं थी। पत्थरबाजी चल रही थी, भीषण पत्थरबाजी चल रही थी। अब एक पक्ष का आरोप है कि नहीं, पत्थर केवल एक ओर से चल रहे थे, दूसरे पक्ष का आरोप है कि हम अपने बचाव में और क्या करते। लेकिन अगर टूटी हुई कारों की ऐसी तस्वीर सामने आती है तो दूसरे पक्ष की बात सुन लेना भी लाजमी है। आप बताइए उस रोज क्या हुआ था, कैसे ये दंगे भड़के? मैं घर में बैठा था तो किसी हमारे बच्चियों ने कहा कि बाहर बहुत भीड़ हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है, आप यहाँ घर में क्या आराम से बैठे हो। तो उसके बाद जाके देखा तो भीड़, पूरा मोहल्ला भरा हुआ था। उधर भी पता नहीं लोग कहाँ से इतने कैसे, अगर कई ईद का दिन था, इतने लोग निकलते हैं उस नहीं, ईद के लोग छुट्टी में वैसे भी रहते हैं। जैसे फ्राइडे के दिन काफी लोग छुट्टी में रहते हैं, क्योंकि मार्बल का काम करते हैं, डेली रोजमर्रा के काम करने जाते हैं, तो उस दिन छुट्टी में, तो ईद में तो होते ही, और लोग रिश्तेदार भी आपस में मिलना आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से सारा मामला हुआ। तो वहाँ बाहर जाके देखा तो लोगों ने, किसी का एक ये हुआ कि किसी एक फैमिली को पर्टिकुलर जो इधर मोहल्ले में रहती थी, और वो एक जो डायलिसिस पे जो बंदा है, जो मेरा पड़ोसी भी है, उसको सरिये से मारा गया, और जो टैक्सी में लेडीज थी उसके जेंट्स के वार किया गया। उनने जब आके कहानी बनाई तो लोग बताया, मतलब जो वाकया बताया, तो उसके बाद उन लोगों में गुस्सा आ गया और वो लोग भागे घोड़ा चौक की तरफ, जबकि मामला था वो नरसिंहगढ़ा के आसपास का। जब पता किया गया तो वहां से हमने उनको, क्योंकि हमारा घोड़ा चौक में भी ताल्लुकात काफी रहे हैं, तो वहां से हमने भीड़ को, सीआई साहब भी आ गए थे, बंसी जी, मैंने कहा आप जब कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम सब भेज देंगे, और समझा बुझा के भेज भी दिया गया। उसके बाद काफी देर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसके बाद पता पड़ता है कि यहाँ मेरे को फोन आते रास्ते में कि अपने मोहल्ले में कुछ हुआ क्या। मैं कहा मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ आया तो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। फिर देखा तो दोनों तरफ से बहुत देर से पथराव चल रहा है, और बहुत देर चला, यहाँ तक कि मैंने सबको फोन लगाया। हाँ, दोनों तरफ से जबरदस्त पथराव चल रहा था। लोग कहते हैं कभी यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं था, क्या पहली बार देखा? पहले बार देखा हमारी जिंदगी में। तो आपके हिसाब से क्यों हुआ? मतलब वो राजनीति है, 100% राजनीति है। मतलब कोई करवा रहा है? पूरी साजिश है, बाकायदा पूरी साजिश है। आप लोग उस समय क्या घरों के अंदर थे? हम ईद की नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा। नमाज पढ़ के आए, हमें पता चला हमारे मोहल्ले की जो लेडीज आ रही थी उनको रोका गया, उन पे हमले हुए, हाथ टूटा किसी का, किसी के सर पे लगी है, बहुत परेशान है। हम 5 दिन से पूरे मोहल्ले की सजावट में लगे हुए। हम थोड़ी चाहते हैं कि मोहल्ले में ऐसा कोई खराबा हो, दंगे हो। हम तो हमेशा सारे त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं चाहा। पूरा मोहल्ला तैयार हुआ है, 5 दिन लगे हमको मोहल्ले से पैसे इकट्ठे किए सजाने में। तो हम क्यों चाहेंगे ऐसा माहौल खराब करना? आपको फिर मोहल्ले में नाराजगी है या फिर आप लोगों को उन लोगों से नाराजगी है जिन्होंने शायद ये किया? किसी से नाराजगी नहीं है, हम भाईचारा वाले हैं, नहीं लड़ी झगड़ा करते हैं। हम सब में मोहब्बत थी। इन लोगों ने शुरुआत करी, नमाज जैसे हुई, इन लोगों की कोई प्लानिंग थी या क्या मालूम, कोई साजिश थी। अब जब हमारे बच्चे रोने लगे, औरतें रोने लगी, और सब लोग गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी मदद करो, ऐसा ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इंजाम भी हमारे ऊपर वाले पे ही आ रहा है। हम लोगों की कोई साजिश नहीं थी, सब जो भी इन लोगों की साजिश थी। हमारे लोगों की ज्यादा हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी ज्यादा हुई है। पूरा जो इल्जाम है, जो सारा कुछ हम पे ही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि शुरुआत हमने की। ठीक है ना, शुरुआत सब कुछ हम नमाज पढ़ के आए अच्छे से, सब कुछ माहौल अच्छा था, सब कुछ मार्केट खुला था, खाने पीने का सब कुछ चल रहा था। ठीक है, घोड़ा चौक से जैसे ये लोग नमाज पढ़ के आए, 2-3 लेडीज पे हमला हुआ, मारकूट हुई। फिर उसके बाद 2-3 असामाजिक तत्व वहाँ से तलवार लेकर आए। यहाँ तक वो मोहल्ले के थे या आप? अदरवाइज बाहर के थे, वो इस मोहल्ले के भी नहीं, पहचान नहीं रहते। नहीं पहचान के, वो यहाँ के सुनार भी नहीं थे। अगर यहाँ के होते तो हम उनको जानते हैं, बाई फेस सबको जानते हैं, मगर वो यहाँ के नहीं थे। आज वो भी ये चीज बोल रहे हैं, कल बैठ के उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोनों समुदाय का आपस में, तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज गलत है, हम लोग नहीं थे कोई बाहर के ही थे। अब बाहर के थे तो इतना आप भी देखो, आप भी प्रेस वालों सब समझते हो कि राजनीति चल रही है, सिर्फ देश का बंटवारा है, परेशान करना है लोगों को, कि ताकि कोई महंगाई का मुद्दा कोई नहीं सोचे, बस यही सोचे हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से चोट आई है दोनों का। और हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो, नुकसान हो, कुछ भी हो। हम खुद ही शांति चाहते हैं। हमने भी मोहब्बत से ईद मनाई, आराम से ईद मनाई। हम भी ये चाहते हैं कि आराम से ईद बने। 2 या 3 परिवार है, उनसे पूछ सकते हो कि हम कैसे रहते हैं। हमारा तो त्योहार है, तो हम ईद के दिन ऐसा हम क्यों करने का सोचेंगे? मैम कैसे रहते हैं, हम पूछो इनको। सुना रहे हम यहाँ 42-43 साल से रहे, हमें कोई तकलीफ कभी कुछ नहीं। तो मुसलमानों के घरों के बीच में कुछ हिंदुओं के परिवार, कुछ नहीं? ये नहीं है, बस 3 है। आप लोगों को कभी डर नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई डर है नहीं। दूसरे आके करते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। मेरा जन्म ही इसी एरिया में हुआ है। मैं 60 साल का तो हो गया हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं? कोई चीज नहीं। आप सिंधी हैं? हम ये जैन। और ये मोहल्ला जो है वो मुसलमानों का मोहल्ला अधिकतर? बिल्कुल सिलावटों का मोहल्ला है। तो
आपको इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चीज? मैंने तो आज तक नहीं देखी है। जिन लोगों को देखा वो आपको लगता है मोहल्ले के ही हैं या बाहर के लगते हैं? नहीं, हम तो ये कल शादी में गए थे मैडम, यहाँ थे ही नहीं। हम 75 साल से इधर रह रहे हैं, हमारा भाईचारा का रिश्ता है, कभी कुछ ऐसा हमारे पे तो कुछ हुआ नहीं क्या। और मैं अभी कहीं था तो मेरे को उल्टा गाड़ी बैठा के लेके आए थे ये लोग। अच्छा, हाँ। आपके पाँव में चोट है? नहीं, चोट तो मेरे 5 महीने से ये फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से चोट। सब मदद करते हैं आसपास? हाँ, सब मदद करते हैं। गलियों की छतों पे खड़े होकर ये जानना कि कहां से पत्थर आए, किस दिशा में पत्थर गए, ये पूरी कार्रवाई इस समय यहाँ पर चल रही है। लेकिन वो पत्थर आए तो छलनी मानवता को कर गए, समाज को कर गए, ये बात भी सब समझते हैं। किस ओर से पहला पत्थर उछाला गया, इस बात की जांच जरूर हो रही है, लेकिन साजिश के तार कितने गहरे जाते हैं, ये उस पत्थर के उछाल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा गहरी जड़ें हो जाएंगी। जोधपुर में तनाव के बीच एक दिन का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि आज 2 घंटे की राहत कर्फ्यू में दी गई, वहीं प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया गया और शांति बनाए रखने की अपील भी। जोधपुर में जिस तरह से 3 तारीख को सांप्रदायिक दंगे भड़के, उसके बाद आज 3 दिन बाद 5 तारीख को फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जोधपुर कमिश्नर नवज्योति गोगोई, उनके अलावा जो पुलिस फोर्स है यहां से मार्च निकाल रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो कि जोधपुर प्रशासन, जोधपुर पुलिस, आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ा मार्च है जो कि निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी तादाद में, कितनी संख्या में जो जोधपुर की पुलिस है वो यहाँ की गलियों से निकल रही है। लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की ये कोशिश है। फ्राइडे की प्रेयर से पहले, उससे पहले लोगों को कन्वे किया जा रहा है कि डर की कोई बात नहीं है, पर आप अपने घरों के अंदर रहें। जिस तरह से यहाँ का माहौल बिगड़ा, उसके बाद ये बेहद जरूरी था लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, और उसी विश्वास की एक कड़ी जो है वो आज जोधपुर पुलिस और जोधपुर प्रशासन दिखा रहा है। जोधपुर पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से 3 मई की रात को 12:30 के करीब दंगे भड़के, उसके बाद एक बार फिर से सुबह के समय दंगे हुए, पर अब जोधपुर की पुलिस, जोधपुर का प्रशासन सड़कों पर निकल चुका है, दिखा रहा है कि वो कॉन्फिडेंस देना चाहता है लोगों को और चाहता है कि लोग जो है शांति बना के रखें, आपसी सौहार्द बना के रखें। और आप देख सकते हैं जो ये पूरा मोहल्ला है, ये वही मोहल्ले हैं, ये वही सड़कें हैं जहां पर दंगा भड़का था, जहां पर लोग गलियों में घुस आए थे प्रेयर्स के बाद, ईद के मौके पर। और आज 3 दिन के बाद जोधपुर की पुलिस निकली है सड़कों पे लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जोधपुर आज तक। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। वहां से एक बहुत दुखद खबर है। एक हिंदू लड़का नागराजू एक मुस्लिम लड़की आश्रीन सुल्ताना से प्यार करता है, शादी कर लेता है। दोनों आराम से रह रहे थे। कल रात आश्रीन और नागराजू कहीं से लौट रहे थे, तभी उन पर हमला होता है। नागराजू की हत्या कर दी जाती है। अब हैदराबाद में रिश्तों की इस त्रासदी पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो गई। लोग असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे हैं कि वो कहां हैं। हिंदूवादी नेता कह रहे हैं कि अगर लड़का हिंदू की जगह मुस्लिम होता तो क्या हमारे देश में इस मौत पर ऐसी ही चुप्पी होती। बहुत ही दुखद कहानी है, लेकिन राजनीति जारी है। अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन्हें बहुत संवेदनशीलता के साथ देखिए। शहर के एक भीड़ वाले चौराहे पर कुछ युवक एक मोटरसाइकिल सवार पर हमला करते हैं, लोहे के डंडों से पीट कर उसे मार डालते हैं। युवक की पत्नी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बचाने सामने हत्या होती है, कोई हत्यारों को नहीं रोकता। जिसकी हत्या हुई उस लड़के का नाम नागराजू है और उसकी पत्नी का नाम आश्रीन सुल्ताना है। हत्या का आरोपी हथियार के साथ एक कोने में खड़ा रहता है और एक बार फिर नागराजू पर हमला करता है तो आश्रीन सुल्ताना उस पर झपट पड़ती है।
और उसे दूर भगा देते हैं। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे आप इस संदर्भ में देखिए कि जब हत्या हो रही थी तो कोई नहीं आया, लेकिन जब नागराजू अपनी जिंदगी खो चुका था तो वो हिंदू बना दिया गया और नारे लगने लगे। वो भी हत्या के कुछ ही देर बाद अभी शव सड़क पर ही है। स्टेशन लिमिट का यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां पर कल रात में करीब 9 बजे नागराज की हत्या कर दी गई। 25 साल के नागराज की हत्या एक ऑनर किलिंग के तहत की गई। नागराजू एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अशरीन सुल्ताना घर पर रहती थी। इसी साल 31 जनवरी को दोनों ने शादी की थी। दोनों कॉलेज के समय से दोस्त थे। अशरीन के घर वाले शादी के खिलाफ थे, लेकिन दोनों ने धर्म को किनारे रखकर अपने प्यार को तरजीह दी। लेकिन नफरत ने उनके प्यार को जीने नहीं दिया। अब नागराजू की हत्या को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसका एक ही गलती थी कि उसने एक मुस्लिम युवती को शादी करके लाया और 2 महीने उनसे वो लोग सरूनगर में रह रहे। उनका भाई, वो लड़की का भाई, वो मुस्लिम है जिसने रोड के ऊपर जो साउथ के ज्यादा लोग थे उस रोड में एक रॉड से उसको हत्या कर दिया। मैं एक ही प्रश्न पूछ रही हूँ ये ओवैसी से, वो सब से जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते और सेक्युलर के बारे में बात करते और वे आवाज वापसी के लोग हैं, वो आज कहाँ है? कल रात से एक लड़की रोड के ऊपर अकेली है, उसका जोरू मर गया, लेकिन वो लोग कहाँ है? बात क्यों नहीं कर रहे? पत्नी की पीड़ा की चिंता किसी को नहीं है, जो न अब अपने घर की रही और न अपने ससुराल की। నడి రోడ్ మీద నారాజ్కి 5 మంది కొట్టిండ్రు సిగ్నల్ దగ్గర మా అన్న ఒకటి తెలుసు అందరు కాలు మొక్కలు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఎందుకు వచ్చింది చేయాలి బేటా పబ్లిక్ ఎందుకు వచ్చింది పబ్లిక్ వచ్చే టైంలో వస్తారు బేటా ఎవరు పానం వాళ్ళకి తీపి వాళ్ళ పానం వాళ్ళ కొడతారు తమాషా చూడడానికి వస్తారు కళ్ళ ముందు మనిషికి చంపేస్తే కళ్ళు కనిపించవా ఈ ప్రపంచానికి కళ్ళు లేవా ఈ ప్రపంచానికి కళ్ళు లేవా వాళ్ళు 5 మంది సిగ్నల్ దగ్గర అడవులకు కూడా చంపలేదు సిగ్నల్ దగ్గర అందరు కాలు మొక్కి నువ్వు పట్టుకొని నా రాజుతో చెప్పకుండా నేను చచ్చిపోతే నాకు ఈరోజు బాధ ఉండకుంటుండే నా రాజు మీద పడినా నాకు దెబ్బలు తరగాలని ఒక 5 మందిలో నాకు ఒకటి దుబ్బేస్తున్నాడు నాకు అంత బలం లేదు ఇంకొకటి కొడుతున్నాడు రాజు బాగా రాడ్లు ఇంకా దొడ్డు రాడ్లు మొత్తం నెత్తి హెల్మెట్ ఉంది మొత్తం నెత్తి మొత్తం పళ్ళగొట్టేసి నా ఇంట్లో రాజుకి ఇట్లా మా అమ్మ చాలా రాకని రాజుకి నేను పెళ్లి చేసుకోను రాజు వేరే వాళ్ళని కూడా చేసుకొని నీకు మోసం చేయను బ్రతుకున్నాను రోజులు ఎట్లనే ఉంటే ఎప్పటిని పెళ్లి చేసుకున్నాను కూడా అన్నావు రాజుకి నేను చచ్చిపోతాను చావైనా బ్రతికైనా నీతోనే 10 years నుంచి తెలుసు కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి కాక 2 months ముందు 2 months మాట్లాడలేదు నేను ఇట్లనే ప్రాణం పోతుంది देश भर में जब धार्मिक यात्राओं पर हमले के बाद दंगे हुए तो आपको याद होगा कि रमजान के आखिरी जुमे पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसी हैदराबाद की एक मस्जिद से कैसी तकरीर की थी। वो देश में मुसलमानों की स्थिति से इतने दुखी थे कि रोने लगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु आपकी उम्मत पर आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज बिन अदी अब हैदराबाद के हिंदूवादी नेता सवाल पूछ रहे हैं। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो हिंदू लड़के होते हैं जो मुस्लिम लड़कियों से प्रेम करते हैं उनको टारगेट करके पर्टिकुलर रोडों पर उन पे हमला किया गया, गार्डनों पे उन पे हमला किया गया। आज ये घटना देखकर हमें ऐसा एहसास होता है कि ओल्ड सिटी का हिंदू बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है।
मैं आज उन कट्टरपंथियों से ये पूछना चाहूंगा, जो तुम लोगों की सोच है, जो तुम लोगों ने जो कल किया है, अगर वही सोच कट्टरवादी अगर हिंदू रखते तो सोचो हर राज्य में कितने ऐसे मुस्लिम्स नौजवान मारे जाते जो हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के नाम पर शादी करते, उनकी जिंदगी बर्बाद करते। अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हिंदू नौजवानों की होती, प्रेम है, विवाह हुआ, जैसे आज हिंदू समाज में भी कई हिंदू लड़कियों को तुम लोग ले जाते हो, शादी करते हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू एडजस्ट हो जाते हैं। हम हिंदुओं की ये सोच होती है और तुम लोगों की जो कट्टरपंथी जो तुम्हारे में जो भरी हुई है, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों है? देश को एक बात समझनी होगी कि विरोधों के बावजूद समाधान संघर्ष में नहीं, सह अस्तित्व के सरल तरीके में मिलेगा। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पर भारत ने आपत्ति व्यक्त की है। कोरोना से हुई मौतों पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 47 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन भारत ने इस आंकड़े पर सख्त आपत्ति व्यक्त कर दी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह आंकड़ा गलत है, क्योंकि हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5,23,995 मौत का आंकड़ा भारत सरकार ने दिया था, लेकिन 5,23,975 मौतों का आंकड़ा हमारा है। और डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि 47 लाख से ज्यादा मौतें कोरोना के कारण भारत में हुई हैं। इस पर भारत ने अपनी आपत्ति व्यक्त कर दी है और जो इस मौत के आंकड़े को देने वाली जो गिनती का मॉडल है, जिससे काउंटिंग होती है, जिससे गिना जाता है किसकी मौत हुई है, उस मॉडल पर भी भारत ने आपत्ति व्यक्त की है। डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह आंकड़ा गलत है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसका, भारत सरकार का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5,23,000 से ज्यादा का है, लेकिन इसमें बहुत फर्क है और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आंकड़े को, डब्ल्यूएचओ के आंकड़े को पूरी तरह से खारिज करते हुए इस पर सवाल उठा दिया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इसे सिरे से खारिज करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, आरजीआई का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो डब्ल्यूएचओ को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे डब्ल्यूएचओ ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है, इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो जरूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेम्बर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर डब्ल्यूएचओ दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये कल देश के ऐतिहासिक विवाद में बहुत निर्णायक दिन है। आप सब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर पर मस्जिद बनी है, अदालत को इसका निर्णय करना है। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब एक पक्ष स्थानीय अदालत में गया और उसने गौरी गणेश समेत अन्य हिंदू विग्रह की पूजा का अधिकार मांगा। अभी साल में एक बार गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है। अदालत को पूजा का अधिकार देने से पहले ये जानना जरूरी है कि दावे की जगह पर वो विग्रह हैं या नहीं, और इसलिए अदालत ने कहा कि अदालत कमिश्नर जाएं और दावे की जगह का वीडियो बनाकर लाएं, सर्वे करें और अदालत को बताएं कि वहां पर हिंदू विग्रह की स्थिति क्या है। तो कल वही वीडियोग्राफी होनी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने मौके पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। हम सबको अच्छी तरह से याद है वो दिन और तस्वीर जब पूरे देश के सामने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य रूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने रखा था।
सबको ये लगा कि सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद का एक सरल समाधान मॉडल भी दिखा दिया है। लेकिन अब कोर्ट के एक आदेश ने काशी में नई सुगबुगाहट को जन्म दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगार गौरी का विवाद क्या अयोध्या के बाद एक और विवाद के जन्म की शुरुआत है? हम इस वक्त उसी परिसर के बाहर हैं। शुक्रवार को यहाँ पर वकील कमिश्नर आएंगे और अंदर इस बात का सर्वे करेंगे कि कहां पर है माता श्रृंगार गौरी का वो चबूतरा, वो मंदिर, और जो दूसरे विग्रह हैं वो कहां हैं। इसका कल सर्वे होगा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करता है, उसका कहना है कि उसके मस्जिद के उसके परिसर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो वकील कमिश्नर हैं सर्वे की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है वो इस बात पर अड़ा है कि अंदर जब सर्वे होगा तो तमाम चीजें निकलेंगी। चूंकि ये कोर्ट का आदेश है सर्वे का, ऐसे में शुक्रवार को ये सर्वे होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे की शुरुआत कहाँ से होगी। हम लोग सिंघार गौरी, माँ सिंघार गौरी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सिंघार गौरी में क्या था कि पूजा करने को नहीं मिलता था, वो प्रशासन की तरफ से बंद था। तो हम लोग ने पहले उसकी लड़ाई लड़ी कि प्रशासन की तरफ से हम लोग को ये, जैसे वो साल भर में एक ही बार पूजा करने को मिलता था, वो भी मात्र 1 घंटे के लिए। तो हम लोगों ने पहले इसका प्रयास किया कि आपस में ये विश्व सनातन संघ के हम लोग सदस्य भी हैं, और इसलिए हम लोगों ने साथ में ये प्रयास किया कि पूजा के लिए पहले हम लोग को मिला पूजा के लिए जी। अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ सिंघार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर है। यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके भीतर है? जी, उसके भीतर है। आप लोग चाहती हैं वहाँ का सर्वे हो और वहाँ की चीजें सामने आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बस इतना चाह रहे थे कि हम लोग का जो मंदिर है उसका सच सामने आए। तो फिर अदालत से क्या कहा गया और अदालत ने उस इलाके की वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश कैसे और क्यों दिए, ये समझना जरूरी है। जो कल आपने कहा कमीशन जो होगी वो कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे, तो ऐसा कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का पालन कराएगी। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश को पालन कराने में सक्षम है, करा देगी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो जगह ही तय नहीं है कि वो किस जगह का करना है, वो जगह कहाँ है ये मालूम ही नहीं है, या उनको नहीं मालूम है। मैं वादी देखता हूँ, मेरे वादिनी को और वादी को मालूम है माँ सिंगार गौरी कहाँ है, नंदी जी कहाँ हैं, गणेश जी कहाँ हैं, भैरव जी कहाँ हैं, तहखाना कहाँ है, माँ का सिंगार भंडार कहाँ है और माँ का मंदिर कहाँ है, ये सब हमको मालूम है। हम बताएंगे ना वहाँ कहाँ होगा। तो क्या ये जो मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी उसके भीतर है? मस्जिद में नहीं है, ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, मंदिर को घेर करके ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, उसके अंदर है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के इंतजाम का जिम्मा जिस संस्था के पास है, उसका कहना है कि अदालत ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश नहीं दिया, क्योंकि जिस जगह दावा किया जा रहा है उसका नक्शा ही नहीं है। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ये नहीं किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में घुस करके कोई चीज आप वीडियोग्राफी करावें, क्योंकि खुद उनके मुताबिक अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो माँ सिंगार गौरी का जो मूर्ति है वहाँ पर, वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर है। तो अगर बाहर है तो मंदिर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मंदिर में, मस्जिद में घुसने के लिए कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, न ही उनकी एप्लीकेशन में ही मेंशन है कि हमको मस्जिद में घुस करके उसकी वीडियोग्राफी कराने की अनुमति दिया जाए। लेकिन आखिर तब वो है कहाँ पर? अगर वो श्रृंगार गौरी का जो कोई मंदिर है या फिर जहाँ पूजा हो रही है या कहीं एक जगह जो पूजा होती है वो है कहाँ? ये बताना बहुत मुश्किल है। जब तक कि मैप नहीं होगा तब तक ये बताना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ पर माँ सिंगार गौरी है उसका आराजी नंबर 930 है या 9131 है कि 9132 है, जब तक कि कोई मैप न हो। तो ये ऑर्डिनरी वकील कमिश्नर, ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे कमीशन के लिए ऑर्डर नहीं किया गया है। सर्वे कमीशन के लिए जब ऑर्डर किया जाता है तो उसके लिए बाकायदा भूलेख का मानचित्र लेकर के वो जाते हैं, किसी निश्चित पॉइंट से लेकर के उसकी नाप करते हैं बाकायदा,
उसमें झंडियां लगती हैं, उसमें फीता लगता है और लगा करके तब ये तय करते हैं कि मैप के अनुसार यह पर्टिकुलर सेटलमेंट प्लॉट कहाँ पे आकर के फिक्स हो रहा है। एक ऑर्डिनरी कमिश्नर के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी तो कहीं पूजा पाठ तो हो ही रहा होगा ना श्रृंगार गौरी का। मैं आपने जो सवाल पूछा कि 9130 है कहाँ, तो सवाल ये कि 9000 यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आराजी नंबर 9130 कहाँ है, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं वीडियोग्राफी कराऊंगा। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी, गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखाने पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद किसी निर्णायक स्थिति की ओर मुड़ जाएगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।